नमस्कार आप सभी साथियों को मुलाकात के इस पेज पर आज आप लोगों के बीच मैं लक्ष्मण यादव दिल्ली विश्वविद्यालय से आपके बीच मुखातिब हूँ। मुलाकात पेज के सभी साथियों का, आयोजकों का आभार कि उन्होंने आज मुझे आपके बीच में कुछ ज़रूरी मसले पर राय करने के लिए आमंत्रित किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज़ आप तक बिल्कुल ठीक आ पा रही होगी और कुछ और साथी जुड़ते रहें तो ठीक है। कुलदीप जी, अशोक जी, बहुत शुक्रिया, मेरी आवाज़ आप सुन पा रहे हैं। आज जिस विषय पर बात करने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया वह विषय है गिरती हुई अर्थव्यवस्था, निजीकरण, बढ़ती बेरोजगारी और ऐसे हालात में, इन परिस्थितियों में जो न्यू इंडिया का ख्वाब देखा गया था, जो नया भारत जिसकी संकल्पना हमारे सामने इस कदर पेश की गई थी कि वह वाकई नया होगा। उस नए भारत में अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन की हो जाएगी। उस नए भारत में, न्यू इंडिया में, राज्य मजबूत होगा, संस्थाएं मजबूत होंगी, राज्य की संस्थाओं पर पकड़ मजबूत होगी और उस नए भारत में हर किसी के पास रोजगार होगा, शिक्षा होगी। लेकिन आज जब हम आपके बीच में यहां बैठे हैं बातचीत करने के लिए, तो आज के हालात से आप भी वाकिफ हैं, मैं भी वाकिफ हूं और वाकिफ तो न्यू इंडिया का ख्वाब दिखाने वाले लोग भी होंगे जिन्होंने इस बात का ख्वाब दिखाया और इस ख्वाब को बेचा कि हम एक नया भारत, न्यू इंडिया बनाएंगे तो यह चीजें उसमें मिलेंगे। गांव में देखा है आपने, फेरी वाले कभी कभी आते हैं। पहले आते थे जादू वाले जो हाथ की सफाई से एक खेल करके मिट्टी से पैसा बना देते थे। बच्चे को एक छोटे से लकड़ी के ढांचे में बिठाकर कपड़े से ढककर गायब कर देते थे, कबूतर बना देते थे। वापस फिर वो बच्चा आ जाता था, मिट्टी से पैसा बना दिया और आखिरी में पता है वो अपनी एक ताबीज बेच के जाते थे। वह ताबीज जो आपके गमों को दूर करने के वादे के साथ बेची जाती है, वह ताबीज जैसे सबसे महत्वपूर्ण ढंग से इसलिए वो बेचने में सफल हो गया क्योंकि उसे पता था कि गांव के लोग भरोसा कर लेंगे कि हाँ, मैंने मिट्टी से पैसा बना लिया, मैंने बच्चे को यूं गायब कर दिया, क्योंकि उसके खेल की सफाई होती थी। थोड़े बहुत लोग जानते भी हैं कि ये मिट्टी से पैसा नहीं बना सकता, लेकिन इसके हाथ की सफाई ऐसी है, चलो इसे कुछ दे देते हैं और इसकी ताबीज खरीद लेते हैं। लेकिन जब पूरा गांव यह मानने लगे कि वाकई इसने मिट्टी से पैसा बना लिया है, वाकई इसने इस बच्चे को गायब करके कबूतर बना दिया, वाकई इस ताबीज को पहनने से हमारे और हमारे परिवार के सारे गम मिट जाएंगे, तब आपको समझ लेना चाहिए कि वह जादूगर हाथ की सफाई नहीं कर रहा, वो आपके जहन के, आपके दिमाग की सफाई कर चुका है। उसे पता है कि इस गांव में लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और मेरा झूठ बिक जाएगा, तो वो अपना झूठ बेचते हैं। आज
2020 में जब मैं इस भारत को देखता हूं तो बतौर नागरिक मैं एक बात सोचता हूं, और शायद मैं आपसे भी उम्मीद करूंगा कि आप भी इस बात को सोचिए। वो बात क्या है? वो बात ये है कि इस भारत की आज़ादी के 70 साल बाद 2020 में जहां हम आज खड़े हैं, एक देश का लगभग 70 साल बीत गया और वह ऐसा देश आज जहां पर खड़ा है वो संविधान के दम पर खड़ा है। तो एक बात आपको सोचनी चाहिए कि यह देश बना कैसे, भारत, और फिर आप एक लंबे इतिहास में जाने की बजाय केवल यह देखिए कि जंगे आजादी के वक्त क्या ख्वाब देखे गए थे। उस ख्वाब का एक मोटिव यह था कि जब ये ब्रितानी सरकार, विदेशी शासक, हम इन्हें भगा लेंगे, हमारे लोगों का शासन हम पर होगा, तो हम गरीबी मिटा लेंगे। आम जनता का आम जनता के लिए शासन होगा, तो हम सबको शिक्षा देंगे, सबको रोजगार देंगे, एक नया भारत बनाएंगे। और 26 जनवरी 1950 को उस नए भारत की बुनियाद रची गई। आज 70 साल बाद हम किस मोड़ पर खड़े हैं, इस बात का मूल्यांकन हमें और आपको मिलकर करना है, और यह हमारे नागरिक बोध की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हम चलिए कुछ देर के लिए छोड़ दें कि हम किसी पार्टी के वोटर हैं, फॉलोअर हैं, हम किसी पार्टी के झंडा बरदार हैं, किसी विचारधारा के हैं, हम किसी कमिटेड संगठन किससे जुड़े हुए हैं। कुछ देर के लिए इस बात को छोड़ देते हैं और इस बात पर विचार करते हैं कि बतौर नागरिक हमें यह भारत कैसा दिखता है आज। बतौर नागरिक हमारी बुनियादी मुश्किलें, हमारी बुनियादी समस्याएं क्या हैं? बतौर नागरिक हमारी जिम्मेदारी क्या है? आइए इसका मूल्यांकन करते हैं और तब हम सोचेंगे, समझेंगे और विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहली बात यह पाएंगे कि जिस संविधान के दम पर वाकई किसी नए भारत की बुनियाद रची गई थी, वह बहुत कमजोर होती जा रही है, वह बहुत संकट में है। कैसे? संविधान लागू करते समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी, और वो बात क्या थी कि यह संविधान तब तक कागज का पुलिंदा मात्र रहेगा जब तक कि इसे लागू करने वाली ताकतें न्यायप्रिय नहीं होंगी। इसके लागू करने वाली ताकतों के जहन में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक न्याय नहीं होगा, तब तक यह संविधान कागज का पुलिंदा मात्र होगा। आजादी के बाद का मूल्यांकन करें तो हम पाते हैं कि कई बार ऐसा लगा कि यह संविधान वाकई कागज का पुलिंदा मात्र ही है क्या। गरीबी दूर नहीं हुई, गरीबी को बेचा गया, गरीबी पर चुनाव लड़ा गया। बेरोजगारी दूर नहीं हुई, फिर बेरोजगारी को एक चुनाव में बेचा गया। इमरजेंसी लगाई गई, दंगे कराए गए, और पैरेलल दूसरी दिशा में क्या चल रहा था? आपके जन सरोकारी मुद्दों को आपके ड्राइंग रूम की बहसों से गायब किया जा रहा था। और जब जब वे बहसें गायब हुई, जब जब डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन कमजोर हुए, सड़कें गुलजार हुई। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का बेहद प्रसिद्ध नारा है, अगर सड़कें खामोश हो जाएं तो संसद आवारा हो जाती है। और यही जमहूरियत का, यही लोकतंत्र का उसूल है। अब आज के विश्लेषण को हम थोड़ा व्यवस्थित ढंग से करते हैं कि ठीक बात है, 70 साल के इतिहास में हमने कई बार सड़कों को गुलजार करके संसद को आवारा होने से बचाया है। कई बार ऐसे मोड़ भी आए हैं कि संविधान कागज का पुलिंदा मात्र नहीं बचा,
संविधान के दम पर इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, पसमानदा, महिलाएं, कमजोर, मजलूम, किसान, मजदूर, इनकी आवाज बुलंद हुई। इनके घरों के बच्चे विश्वविद्यालयों में पढ़ने गए, आरक्षण लागू हुआ। जब तक आरक्षण नहीं लागू था तब तक क्या दृश्य था, ये 85% जनता कहां थी। ये एक संविधान के ख्वाब का भारत था जिसमें सब लोग पढ़ें, जिसमें सबको पढ़ने का मौका मिले, और अगर किसी का कल्चरल कैपिटल बहुत पीछे है तो उसको हम विशेष प्रावधान दें। तो ऐसा नहीं है कि 70 साल में संविधान केवल कागज का पुलिंदा मात्र रहा, या संविधान के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई और संविधान मजबूत है। मैं इन दोनों तरह की अतियों से आपको बचने के लिए कहूंगा। और तब 70 साल की यात्रा का विश्लेषण जब हम करेंगे तो हम इस तर्क से करेंगे कि हमने अमुक अमुक चीजें इस संविधान के दम पर पाई हैं। अगर ये संविधान न होता तो शायद आज हम यहां न होते, और ऐसा महसूस करने वाले अनगिनत हैं इस लोकतांत्रिक देश में। लेकिन दूसरा पहलू सिक्के का यह भी है कि संविधान पर गहरी चोटें भी हुई। अब आज जब हम बैठते हैं तब देखते हैं कि संविधान एक तरफ और संवैधानिक संस्थाएं दूसरी तरफ हैं, और इन संवैधानिक संस्थाओं के जरिए मैं अब विषय पर आ रहा हूं और मैं अपनी कुछ बातें इस विषय पर कहने जा रहा हूं। जब मैं संवैधानिक संस्थाओं की बात कर रहा हूं तो मैं उसके पहले एक वाक्य कहना चाहता हूं। वह वाक्य यह है कि लोकतंत्र एक व्यवस्था है, और इस व्यवस्था की जिम्मेदारी कि यह व्यवस्था उन मूल्यों को जनता तक स्थापित करे जिन मूल्यों को लोकतंत्र की परिभाषा में गढ़ा गया है, रचा गया है। बहुत प्रसिद्ध सी एक परिभाषा है जनता का, जनता के लिए, जनता पर शासन। पहला सवाल, क्या वाकई आज ऐसा है? क्या वाकई जनता का शासन है? क्या वाकई जनता के लिए शासन है? क्या वाकई जनता द्वारा शासन है? फिर हमें थोड़ा मुश्किल होगी इस बात को समझने में कि बाढ़ में डूबे हुए बिहार और असम के नागरिक, क्या हम उस जनता की बात कर रहे हैं? क्या उस जनता की बात कर रहे हैं जो लिंचिंग में कपड़े देख करके, दाढ़ी देख करके या पहनावा देख करके शिकार होते जा रहे हैं? या उस जनता की बात कर रहे हैं जो किसानी बर्बाद होने के बाद आत्महत्या करती जा रही है, जो मजदूरों के सवालों पर सड़कें गुलजार करती है तो उन्हें कोई पूछने वाला नहीं होता? या उस जनता की बात कर रहे हैं जो किसी तरह से अपने 2 वक्त की रोटी भरती है? तब एक गहराई इसकी समझ पाएंगे कि लोकतंत्र की यह पूरी संरचना ही कितनी मुश्किल है। जनता एक नहीं है, जनता खांचों में बटी हुई है। शहर में पढ़े लिखे लोग जनता नहीं है, वही जो गांव के कनपढ़, जिनको मौका ही नहीं मिला पढ़ने का, जिनकी खेती चौपट हो रही है, जिनके पेशे बर्बाद हो गए। वो जो पुश्तैनी पेशा करते थे, निजीकरण ने उस पेशे को बर्बाद कर दिया। अब इस खांचे में अब एक एक करके हम अपने विषय को आरोपित करते हैं कि पहली बात तो ये कि जनता एक नहीं है। जनता की अपनी अपनी सामाजिक आर्थिक स्थितियां हैं, इसलिए एक हल्की शब्दावली में कहूं तो जनता की अपनी हैसियत है। तो जो प्रधानमंत्री बन के बैठा है और जो चपरासी है, वो दोनों जनता एक नहीं है। बहुत अंतर है, उस सफर में बहुत अंतर है। अब एक चीज पर एक विश्लेषण कि आज हम जहां बैठे हैं, अगर वो जनता एक नहीं है तो क्या समस्याएं सबकी एक जैसी होंगी? नहीं होंगी। और यहां से मैं फिर अपने विषय की समस्याओं पर आता हूं। मेरे विषय की समस्या क्या है? 3 गहरी समस्याएं मुलाकात के पेज के आयोजकों ने मुझसे साझा की। गिरती अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी, दूसरी निजीकरण, और तीसरा बेरोजगारी। अब इन तीनों को थोड़ा आसान भाषा में समझें। अगर आप गांव में बैठे हैं, और मैं पहले ये सफाई दे दूं, मैं कोई आर्थिक विश्लेषक नहीं हूं। यह काम तो असल में अर्थव्यवस्था की बारीकी को समझने वालों का है। मैं कोई ऐसा अर्थवेत्ता नहीं हूं कि निजीकरण और सार्वजनिक निकाय के बीच कोई बहुत बुनियादी सूत्र आपको दूंगा, या बेरोजगारी की वजहों को अर्थव्यवस्था के रिश्ते के साथ जोड़कर समझा पाऊंगा। मैं वो दावा नहीं कर रहा, मैं उसका विशेषज्ञ नहीं हूं। लेकिन हां,
एक नागरिक के बतौर जितना मैं समझ पाता हूं सामाजिक संरचनाओं का आर्थिक संरचनाओं के साथ रिश्ता, उस रिश्ते की बुनियाद पर कुछ बातें आपसे साझा कर रहा हूं। अब एक चीज समझिए, 70 साल की यात्रा का पड़ाव हमने की भूमिका की बात में की। आज हम जहां खड़े हैं दुनिया में क्या हो रहा है, सबसे पहले बात यहां से शुरू करते हैं। दुनिया के कई देशों में एक जैसी विचारधारा की सरकारों का सत्ता में हिस्सेदारी है, चाहे वो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे ब्राजील के बोल्सोनारो हो, चाहे रसिया का गवर्नमेंट हो, चाहे हमारा देश हो। यहां एक विचार इस समय सरकार में है और मैं आपसे एक अपील करूंगा कि अब हम लोग नेताओं पर बात करना बंद कर दें, कम करें। नेताओं का विश्लेषण होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है ना कि प्रवृत्तियों का और संस्थाओं का विश्लेषण होना चाहिए। पद का विश्लेषण करिए, इस देश के लोकतांत्रिक देश में इस बात का विश्लेषण करिए कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले व्यक्ति का काम कैसा है, उस पद का विश्लेषण करिए। वह सरकार जिस पार्टी की है, जिस विचारधारा की है, उस सरकार की नीतियों का विश्लेषण करिए, उस विचारधारा का विश्लेषण करिए। शायद हम एक अच्छा विश्लेषण कर पाएंगे और अपने वक्त की समस्याओं का कुछ सूत्र सवाल के जवाब भी ढूंढ पाएंगे। इसलिए इसी पर तर्क पर मैं आपसे अपनी बात कहने जा रहा हूं। मैं पहले विश्लेषण करना चाहता हूं लोकतांत्रिक संस्था का और तब फिर आऊंगा आपके विषय पर। लोकतांत्रिक संस्थाओं के विश्लेषण में सबसे पहली बात क्या होती है कि इस बात को देखना बहुत जरूरी होता है कि हम लोकतंत्र किन संस्थाओं के बलबूते चलाते हैं। तो आप ये पाएंगे कि उनमें सबसे प्रमुख संस्थाएं जो पूरी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की स्ट्रक्चर की बनी हुई है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। कार्यपालिका विधायिका की स्थिति क्या है कि विपक्ष वहां शून्य की स्थिति में है और एक बहुमत की तानाशाही सरकार हमारे सामने है, जिसे कोई भी फैसला लेने में विपक्ष अगर विरोध भी करे तो राज्यसभा और लोकसभा से कोई भी कानून वो पास कराने की स्थिति में आज की तिथि में है। और किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए सबसे कमजोर हो, सबसे खतरनाक स्थिति वह होती है जब उस देश में विपक्ष की आवाज बहुत कमजोर हो जाए। और किसी भी सरकार के लिए उस देश का नुकसान होता है, लोकतंत्र का नुकसान होता है। तो कार्यपालिका और विधायिका इस तरह के प्रचंड बहुमत में है और न्यायपालिका उस स्थिति में है कि 70 साल के बाद पहली बार 4 जज आकर के कहते हैं कि हम इसलिए बोलने आए हैं कि 20 साल बाद हम अपनी आने वाली पीढ़ियों की आंख में आंख डाल करके कह सकें कि हम तब खामोश नहीं थे। जुडिशरी में जो करप्शन है उसको लेकर के तमाम रिपोर्ट आ गई है और यह साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जुडिशरी निष्पक्ष नहीं है, वह सरकार के पक्ष में फैसले देने में मजबूर है और कोलिजियन सिस्टम जज बनाने और उनको प्रमोट करने और संरक्षित करने का फैसला करता है। तमाम रिपोर्ट आ गई है, मैं इस पर डिटेल में नहीं जा रहा हूं, लेकिन इस बात का सूत्र आपको दे रहा हूं कि ये संस्थाएं जो स्वायत्त रखी जाती थी वह अब सत्ता की गिरफ्त में, जैसे सीबीआई, जैसे ईडी। और सीबीआई और ईडी का काम केवल इतना रह गया है कि जहां सरकार बनानी है, जहां विधायक खरीदने हैं, जहां सरकार गिरानी है, वहां उनके सीबीआई और ईडी के जरिए तमाम चीजों का फैसला तत्काल कर लिया जाए ताकि सरकार बन जाए, विधायक खरीद लिए जाए, सरकार गिर जाए। इस खेल में ये सीबीआई, ईडी, जुडिशरी काम कर रही है और तमाम ऐसे फैसले हैं जो 10 साल हो गए जिन पे न्याय अभी तक नहीं मिला है। अब चौथे पिलर के रूप में किसे डेमोक्रेसी के देखते हैं? मीडिया। और आज की मीडिया का मकसद यह था कि सत्ता तक जनता की आवाज पहुंचाना, जनता के पक्ष में खड़े होकर सत्ता से सवाल पूछना और सत्ता से सवाल पूछने के क्रम में जनता के पक्ष में नीतियां बनवाना और जनता का हित संरक्षित करना। ये मीडिया का काम है, क्योंकि सत्ता के पास तो प्रसारण मंत्रालय होता है अपनी आवाज पहुंचाने के लिए, सत्ता के पास तो पैसा है, सब कुछ है, लेकिन जनता के पास कुछ नहीं होता। इसलिए जनता की आवाज मीडिया के जरिए जाती है और सरकारें उसको देख करके नीतियां बनाती हैं। सरकारों को पता चलता है कि अच्छा जनता में यह आक्रोश है तो हमें ये नीति में सुधार करना चाहिए, हमें जनता के दुख कष्ट को दूर करना चाहिए। और आज मीडिया क्या कर रही है? ठीक उल्टा।
सवाल सत्ता से पूछने की बजाय सवाल विपक्ष से पूछे जा रहे हैं और जनता के सवालों को दबाया जा रहा है। ये सारा सिस्टम जितना लोकतांत्रिक व्यवस्था का है वो सारा संस्थान बर्बाद किए जा चुके हैं और अब एक संस्थान बचा है शिक्षा का, जो संस्थान जनता में चेतना पैदा करता है कि तुम्हारे असली सवाल क्या हैं। और नई एजुकेशन पॉलिसी से, और पहले की गवर्नमेंट ने भी ये किया है, मैं केवल इस गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, 3 दशक से उच्च शिक्षा को लगातार निजी हाथों में बेचे जाने की कोशिश की जा रही है। जो सफलता उन्होंने स्कूली शिक्षा में पा ली है, अब सरकारी स्कूल बर्बाद हो गए। वहां केवल मिड डे मील की योजना और जनगणना से लेकर के चुनाव में ड्यूटी लगती है, उन अध्यापकों की वहां पढ़ाई नहीं होती, क्योंकि उनके पैरेलल खड़ा किया गया अरबों रुपए का एम्पायर प्राइवेट स्कूलों का। उसी तरह से हायर एजुकेशन बेची जा रही है। अशोका गलगोटिया लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। आपके बच्चे की जेब में अगर लाखों रुपए है तो वो डिग्रियां पाएगा, नौकरी पाएगा। अब इसका असर क्या हुआ? लोकतांत्रिक संस्थाओं का पतन एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन, शिक्षा का आम जनता के हाथ से दूर होना, यह दूसरा वजह है जो इस विषय की वजहों पर मैं सबसे महत्वपूर्ण मानता हूं। और इन वजहों के चलते हुआ ये कि अब आपके एक ऐसी नई पीढ़ी तैयार हुई सामने जो अपने समझ, नागरिक बोध, लॉजिकल थिंकिंग, साइंटिफिक टेम्परामेंट, अपने अतीत को जानना, शिक्षा ही तो ये सब बताती है। शिक्षा बताती है कि आपका अतीत क्या रहा है, शिक्षा बताती है कि आपका देश किस सफर पर चलकर यहां आया है, शिक्षा बताती है कि क्या यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ रहे या नहीं रहे, शिक्षा बताती है कि आपकी भाषा में साझा सांस्कृतिक विरासत है कि नहीं है, शिक्षा बताती है कि यहाँ दंगा कभी होता नहीं, करवाया जाता है, शिक्षा बताती है कि तुम्हारे पास व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के झूठ बोले जाते हैं कि इतिहास गलत है। शिक्षा सच्चे नागरिक पैदा करती है और एक सजग नागरिक सवाल पूछता है कि हमारे अर्थव्यवस्था की स्थिति गिरती क्यों जा रही है। निजीकरण पर सवाल पूछता है एक व्यक्ति जो शिक्षित होता है, जो जागरूक होता है, केवल शिक्षित नहीं, मैं फिर से कह रहा हूं, शिक्षा वह जो सजग नागरिक पैदा करे, सजग बोध पैदा करे। और उस शिक्षा को अगर बर्बाद नहीं किया जाएगा तो यह बात लोग पूछेंगे कि राज्य अपनी जिम्मेदारी क्यों संकुचित करता जा रहा है और जिन संस्थानों को राज्य को संचालित करना चाहिए था उन्हें प्राइवेट हाथों में क्यों दे रहा है। क्योंकि प्राइवेट हाथों में जाने के बाद वे कई गुना ज्यादा महंगे हो जाएंगे और उन तक सभी गरीब, किसान, मजलूम, मजदूर, महिलाओं की, दलित, पिछड़े, आदिवासियों की, गांवों में रहने वाले लोगों की पहुंच से दूर हो जाएंगे। और अब मैं निजीकरण पर आ रहा हूं और उसके एग्जाम्पल एक दो बताता हूं। आपके जिले के कॉन्वेंट स्कूल में एक बार टेस्ट करके देखिए कि किन घरों के बच्चे पढ़ने जाते हैं। क्या उन घरों के बच्चे जिनके अकाउंट में लाखों रुपए हैं वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ने भेज रहे हैं? नहीं। उन्हें पता है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही, पढ़ाई करानी है तो प्राइवेट में भेजिए। और प्राइवेट में, सरकारी स्कूल में 1 रुपए पैसे में फीस होती थी सरकारी में, और उसी डिग्री को पाने के लिए प्राइवेट स्कूल में एक बच्चे की हजारों रुपए फीस आप दे रहे हैं। तो कौन इस प्राइवेट स्कूल के स्ट्रक्चर से दूर हो गया? जिसकी जेब में पैसा नहीं, जिसके बच्चों के पास पैसा नहीं। बारीकी समझिए इस बात को। एक शॉपिंग मॉल खुला है और एक रेहड़ी पटरी वाला दुकान है। शॉपिंग मॉल में आपका क्लास इंटरेस्ट होता है तो आप जाते हैं और कहते हैं कि 999 रुपए में मुझे ये शर्ट दे दीजिए। उसमें शॉपिंग मॉल वाला कितना कमाता है वो आप नहीं जानते। एक रेहड़ी पटरी वाला, एक छोटा दुकानदार, व्यवसायी 2 रुपए का मुनाफा कमा करके आपको वही चीज सस्ते में देता है। लेकिन आज आप हालत देख लीजिए कि दोनों में से किसकी स्थितियां हैं। बड़े बड़े कारपोरेट घरानों ने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, बड़ी बड़ी बाजार खोल लिए। तो बाहर इस प्राइवेटाइजेशन से बाहर कौन हो रहा है? तीसरा उदाहरण, अब रेलवे प्राइवेटाइज हो रहा है। रेलवे का टिकट पता है, ऐसा साधन था रेलवे जिसमें पहले से कैटेगराइजेशन था। आपके पास जेब में बहुत पैसा है तो आप एसी फर्स्ट क्लास में जाइए, थोड़ा कम पैसा है सेकंड क्लास में जाइए,
उससे कम पैसा आप थर्ड क्लास एसी में जाइए। आप सामान्य घरों के हैं तो आप स्लीपर में सफर करिए। एक ही ट्रेन में एक ही जगह जाना है, सब जनता है, सब नागरिक हैं, और आपके जेब में बिल्कुल पैसा नहीं है, उधार मांग करके कहीं सफर करने जा रहे हैं, तो आप जनरल बोगी में सामान की तरह लद कर जाइए। लेकिन जैसे ही प्राइवेटाइजेशन होगा, देखिएगा कि वो सारे पैसे जो 2 रुपए में प्लेटफॉर्म टिकट होते थे वो 50 रुपए में होंगे, कई गुना किराए महंगे हो जाएंगे, सुविधाओं के नाम पर आपसे लाखों रुपए वसूला जाएगा, और इन सारी सुविधाओं से एक झटके में तबका बाहर हो जाएगा जिसकी जेब में पैसा नहीं होगा। इसी तरह से भेल बेच दिया गया, सरकारी कंपनियां बेची जा रही हैं जो मुनाफा आधारित नहीं थी। उन कंपनियों का नवरत्न कंपनियां कही जाती थी। उनका मकसद यह था कि इस देश के संसाधन में, सत्ता में बढ़ाने में उन कंपनियों की भूमिका थी, इसकी जीडीपी को बढ़ाने में। और एक प्राइवेट कंपनी का मकसद क्या होता है पता है? मुनाफा बढ़ाना, अपना मुनाफा बढ़ाना। राज्य उसे संसाधन देता है और वह मुनाफा अपने टर्नओवर में लगाती है ताकि दूसरी कंपनी खोल सके। और उस कंपनी को क्या चाहिए? सस्ता श्रम। और सस्ता श्रम तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप अशिक्षित जनता पैदा नहीं करेंगे जो अपने सजग नागरिक बोध से महरूम ना हो। सस्ता श्रम अगर नहीं, भीड़, बेरोजगारों की भीड़ अगर नहीं होगी तो एक कंपनी को सस्ता श्रम कैसे मिलेगा? और कंपनी इंटरव्यू लेते समय कैसे कहेगी कि इस काम का मैं आपको, सरकारी कंपनी होती तो इसमें 50,000 आपको मिलता, मैं आपको 10,000 दूंगा। पीछे से एक बेरोजगार आके कहता है मुझे 8,000 ही दीजिएगा, मैं करने को तैयार हूं। तो कंपनी को वही श्रम जो सस्ता था, जो 20,000 का दाम का था, जो उसकी मेहनत की कमाई थी, उसको आधे से कम दाम में वो खरीदते हैं और उससे अपना मुनाफा बढ़ाते हैं। और उस मुनाफे से वो मीडिया हाउसेस खड़े करते हैं, उस मुनाफे से वो बड़े बड़े चुनाव में लाखों अरबों रुपए नेताओं को देते हैं और वो बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं जिसमें अरबों रुपए खर्च होते हैं, सरकारें बनती हैं, और फिर अगली बार टेंडर उसी पूंजीपति को मिल जाता है और फिर वो अपनी 10 कंपनियां और खोल लेता है। यह निजीकरण। अब एक आखिरी बात निजीकरण पर, जो बहुत गंभीर बात है और शायद ये निजीकरण पर सबसे आखिरी बात है। कभी आपने सोचा है निजी का मतलब क्या होता है? निजी का मतलब होता है कि मेरी जेब में अगर 10 रुपए है और मैं इसे कहीं इन्वेस्ट करके बिजनेस कर रहा हूं उस 10 रुपए से, तो वह निजी हुआ। मैं कोई दुकान खोल रहा हूं, मैं कुछ कर रहा हूं, लेकिन जैसे ही मैंने 1 रुपए की भी सरकारी मदद ले ली तो वह निजी नहीं रहा। और इस देश के 99.999% निजी कंपनियों को सरकारें औने पौने दाम पर बिजली, जमीन, टैक्स में माफी सब कुछ देती हैं कि आप आइए हमारे यहां बिजनेस खोलिए। पता है, 1 रुपए भी आपने अगर सरकार का मुनाफा लिया, आपने सरकार की पूंजी ली, तो आप निजी नहीं रह गए। लेकिन आपके सामने झूठ पेश कर दिया गया कि वो तो सब निजी क्षेत्र है। सरकार एग्रीमेंट करती है कि आपको जमीन हम इतने सस्ते दाम पर देंगे, हम बिजली पानी देंगे, हम टैक्स माफ करेंगे, आप कंपनी खोलिए। और सरकारें उससे एग्रीमेंट कराती हैं कि आप सरकार को ये देंगे, और जिसकी सरकार होती है वो उसकी पार्टी के फंड में चला जाता है, देश के फंड में नहीं आता। इसीलिए अब चुनाव अरबों रुपए के हो रहे हैं। आपके जिले का प्रधान, आपके जिले का विधायक, सांसद और गांव का प्रधान कौन जीत रहा है ये आपको भी पता है। और ये है निजीकरण, ये है निजी पूंजी। जिस निजी पूंजी ने सब कुछ खरीद लिया है, उसने मीडिया खरीद लिया, उसने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन खरीद लिए, उसने पूरी इकोनॉमी पर अपना कब्जा बना लिया है। और अब वो निजी सेक्टर एजुकेशन सेक्टर को खरीद रहा है कि प्राइवेट एजुकेशन होगी, हम तय करेंगे किसके बच्चों को क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है, किसके बच्चों को पढ़ना है, किसके बच्चों को नहीं पढ़ना है। तो आपके बच्चे के हाथ से शिक्षा चली गई, आपके बच्चे के हाथ से नौकरी चली गई, और सब कुछ किसके नेक्सस में फंस गया? एक पूंजीपति, एक नेता और एक जो अधिकारी जो सबको डील करता है। और इन तीनों ने मिलकर के इस देश को आज इस हालत में पहुंचा दिया है कि अगर आप गरीब किसान, मजलूम, दलित, पिछड़े, आदिवासी, गरीब, गांव में रहने वाले अनपढ़ लोग हैं, गरीब लोग हैं, मजलूम लोग हैं, तो ये लोकतंत्र आपके लिए कितनी जगह रखता है वो आप बखूबी जानते हैं। एक एफआईआर दर्ज करके दिखा दीजिए, एक जमीन का पट्टा अपने नाम बिना विवाद के करा दीजिए, अपने बच्चे को एजुकेशन दिलवा दीजिए। आपके बच्चों को पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा,
यह है निजीकरण। आपके बच्चों को अच्छी तालीम मिलने के बाद उस डिग्री की कोई कीमत नहीं रह जाएगी, क्योंकि अब सब कुछ प्राइवेटाइज कर दिया गया। अब स्किल्ड लेबर चाहिए। और पढ़ाई को किस तरह से करते जा रहे हैं? पढ़ाई को इस तरह की आपको टोटी जोड़ने का, पंचर जोड़ने का, टोटी बनाने का, यह काम सिखा रहे हैं एजुकेशन में, स्किल्ड लेबर के नाम पर। इस देश का इतिहास रहा है कि इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, मजलूम किसानों के पुश्तैनी पेशे सदियों से जाने कितने शोध करके इस देश में आविष्कार किए, क्या क्या बना। इस देश को बनाने वाले हम लोग हैं, हमारी खोजों से यह देश बना है। और आज इस पर राज कौन कर रहा है? वो जिसकी जेब में पूंजी है, जो शहरों में था, जिसने अच्छी एजुकेशन पाली, जिसने संपत्ति पर कब्जा कर लिया। 1% लोगों के पास 73% लोगों की पूंजी है। तो इन सब में मारा कौन जाएगा? अर्थव्यवस्था का पतन, आप समझ रहे हैं ना? अर्थव्यवस्था का पतन इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको कारपोरेट पूंजी को बढ़ाना है, क्योंकि वह कारपोरेट पूंजी अपनी एक फैक्ट्री को 10 फैक्ट्री में तब्दील करके अरबों रुपए का मुनाफा कमाएगी और करोड़ों रुपए चंदा आपकी पार्टी को देगी। फिर आपकी पार्टी उससे विधायक खरीदेगी, सरकारें गिराएगी, सरकार बनाएगी, चुनाव में अरबों रुपए खर्च करेगी, हजारों की संख्या में हेलीकॉप्टर पूरे भारत में दौड़ाएगी, लाखों की संख्या में घर घर पर्चे बंटवाएगी। इतना पैसा कहां से आया इन पार्टियों के पास? इसीलिए आपको पता है ये पार्टियां चंदे का ब्यौरा नहीं देती। आरटीआई में चंदे का ब्यौरा नहीं है। और इस पूरे देश को कौन चला रहा है? 50 से 100 घराने होंगे बिजनेसमैन के, और उनके नियम पर नीतियां बनती हैं। इसलिए प्राइमरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, 3 इकोनॉमी के सेक्टर हैं। तीनों में सर्विस सेक्टर 90 के बाद तेजी से सर्विस देने का प्रोवाइडर बना और इसने रोजगार पैदा किए। इसलिए इस देश ने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट टर्सरी सेक्टर पर किया, सेवा क्षेत्र पर, बड़ी बड़ी कंपनियों पर इन्वेस्टमेंट किया, और जहां से सेवा क्षेत्र की नौकरियां आई। मिडिल क्षेत्र में छोटे छोटे कुटीर उद्योगों को बर्बाद करके बड़े बड़े उद्योग खोले गए, और प्राइमरी सेक्टर को पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया, जिसमें खेती आती थी। खेती, किसानी, बढ़ई, नाई, लोहार, कुम्हार, नाऊ, और उसके बाद फिर निषाद, मल्लाह, मोची, ताड़ी उतारने वाला, ये करने वाला, बर्तन बनाने वाला, सारे लोग, ये पुश्तैनी छोटे छोटे पेशे बर्बाद किए गए, और बड़ी बड़ी कंपनियों को खड़ा करके इन पुश्तैनी पेशों को बर्बाद किया गया। तो बेरोजगारी की एक वजह नहीं है, बेरोजगारी पैरेलल कई वजहों से आई है। अब आप सोचिए, एक बेरोजगारों की भीड़ में, अशिक्षित जनता की भीड़ में, जनता में जो अब राजा, अगर आप नेता होते तो आप क्या करते? आप प्रधानमंत्री होते देश के। आपको पता है कि कुछ दिन बाद चुनाव होने वाला है। जनता के जिन वादों पे हम आए थे उन वादों को पूरा नहीं कर पा रहे, क्योंकि अब हमने सारा कुछ कारपोरेट के हाथों बेच दिया। हमारे हाथ में कुछ बचा ही नहीं, तो हम इस देश को बचाएंगे कैसे? और हम कारपोरेट के ऊपर शिकंजा लगा नहीं सकते, हम कारपोरेट को रोक नहीं पा रहे, हम कारपोरेट को उनको कहीं से एक भी चीज के लिए दबाव नहीं, क्योंकि हम तो कारपोरेट के इशारे पर नाच रहे हैं। तब क्या आप करते? कहते ना कि हिंदू खतरे में है या मुसलमान खतरे में है, धर्म खतरे में है। आप भी यही कहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अब आप शिक्षा व्यवस्था को नहीं ठीक कर पाएंगे, क्योंकि सब कुछ कारपोरेट अपने हाथ में ले चुका है। वो नहीं चाहता कि इस देश का हर बच्चा पढ़े, सवाल करे, सजग रहे, अपने हक हुकूक के लिए लड़े, किसी दंगे में न जाए, किसी लिंचिंग में न जाए। वो अपने घर में आए तो पढ़ाई लिखाई की बात करे, अपने परिवार को आगे बढ़ाने की बात करे। लेकिन गरीब, किसान, मजलूम के बच्चों को दंगाई बनाया जाता है ताकि वो अपने सवाल न पूछ पाए कि हम बेरोजगार क्यों हैं। अभी परीक्षा करा रहे हैं ऑनलाइन। जिस देश में संसद नहीं चल पा रही है उस देश में परीक्षा हो रही है। क्या आप परीक्षा को थोड़ा टाल नहीं सकते थे? आप बच्चों की चिंता आपको नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े कोचिंग माफियाओं का पैसा है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट का पैसा है। उनका सेशन लैप्स हो जाएगा तो अरबों रुपए का नुकसान हो जाएगा। वो आपके बच्चे की चिंता कर रहे हैं क्या? सोचिए इसको, शायद मेरी बातें कड़वी लगे। तो अगर आप भी नेता होते और आपको भी पता होता कि हम कारपोरेट के गुलाम बन चुके हैं, हम सब कुछ प्राइवेटाइज कर चुके हैं, तो आप भी कहते हैं हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, दंगा कराना है, मंदिर बनाना है, जाति खतरे में है, इतिहास गलत पढ़ाया, हर चीज के दोषी नेहरू हैं,
इस देश को तो हिंदू राष्ट्र बनना है। इस देश की मूल समस्या बेरोजगारी नहीं है, इस देश की मूल समस्या मुसलमानों की संख्या कैसे बढ़ रही है। आपके टीवी चैनल पर चल रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, यह आपके रोज के टीवी चैनल पर चल रहा है, और आपके बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप में क्या मैसेज आते हैं आपको पता नहीं होगा। आप भी तो घर में बैठकर कह रहे हैं कि तबलीगी जमात ने कोरोना फैला दिया, आप भी मान गए थे ना। सोच के देखिए, मैं बिल्कुल किसी पार्टी का, मैंने पहले ही कह दिया, आप मत बनिए, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। सोच के देखिए कि मीडिया ने आपके जहन में क्या भरा है, आपके बच्चे की व्हाट्सएप पर क्या आ रहा है, आपके बच्चे की एजुकेशन की पॉलिसी किसने बनाई कि उसको प्लम्बर का उसका सारा चीज दिखाई जाएगी। क्या आपको नहीं पता कि आपके बच्चे की एजुकेशन पॉलिसी चेंज कर दी गई है और उस एजुकेशन पॉलिसी को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। रेलवे प्राइवेटाइज हो रही है, सारी कंपनियां नवरत्न की प्राइवेटाइज कर रही हैं, रिजर्वेशन अपने आप खत्म। जो सामाजिक न्याय के पक्षधर लोग हैं, मेरा उनसे सवाल है, क्या आपको नहीं पता कि आपका रिजर्वेशन बिना खत्म किए रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया? आपने कभी जाति जनगणना का सवाल पूछा क्या कि आपके लोग तो पहली बार 90 के बाद इस देश के संसाधनों में सत्ता में हिस्सेदारी लेने आ रहे थे, आपके हाथ से तो सब कुछ छीन लिया गया। आपने सवाल पूछा क्या? ये मेरा सवाल है आपसे। तो कारपोरेट घरानों के पक्ष में सबसे पहली चीज ये होती है कि जनता श्रम बने, इसलिए बेरोजगारी उनकी पहली नीड होती है, सस्ता श्रम, और इसलिए बेरोजगारी बढ़ाई जाएगी। प्राइवेटाइज सेक्टर को सस्ता श्रम मिलेगा और सस्ते श्रम का मुनाफा वह जब निजी हित में करेगा तो आपकी इकोनॉमी गिरेगी। और यही स्ट्रक्चर आज 70 साल बाद इस देश का यहां पर बैठा खड़ा है आपके सामने। और तब मेरा आपसे सवाल है, क्या यही है न्यू इंडिया? क्या आप इस न्यू इंडिया को कबूल करेंगे? अब मेरा आखिरी सवाल, और मैं यहां बातचीत खत्म करूंगा, आपको क्या लगता है इसका दोषी कौन है? कोई एक नेता जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा है, या कोई वित्त मंत्री, या कोई एक पार्टी? नहीं, मेरा कहना है कि वो सब दोषी नहीं। इस सब का अगर कोई दोषी है तो मैं हूं, आप हैं, क्योंकि हम यही देश चाह रहे हैं और वही देश बन रहा है। इस देश में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जो हिंसा चली आ रही है वो 70 साल में कम होने के बजाय बढ़ रही है। ये देश हमने चुना है। हम शायद कभी चुप रह करके, कभी भीड़ का हिस्सा बन करके हमने किसी लिंचिंग को वैधता प्रदान कर दी थी, किसी हत्यारे के साथ खड़े हो गए थे, या तो हत्या करने में या चुपचाप आंख बंद कर लेने में। हमने शिक्षा की नीतियों पर बदलाव के वक्त नहीं बोला, हमने किसान मजदूरों के सवालों पर नहीं बोला, हमने फैक्ट्रियों के बिकने पर नहीं बोला, हमने बेरोजगारी के बढ़ने पर नहीं बोला। हम तो दंगे में लगे रहे, हम तो हिंदू मुस्लिम करते रहे, हम तो मंदिर मस्जिद करते रहे, हम तो इस बात में खुश होते रहे कि 15 अगस्त के बाद 5 अगस्त एक नया दिन मिल गया है भारत को, राष्ट्रीय पर्व। ये है मेरा आखिरी कमेंट। पता नहीं, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं है कि इस ग्रुप पर जितने लोग मेरी बातें सुन रहे थे उनको मेरी बातें कैसी लगी होंगी, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है। लेकिन मैं एक बार देखना कोशिश करता हूं। नहीं, मैं यूपीएससी की तैयारी नहीं करता, मैं पढ़ाई लिखाई करता हूं, मैं प्रोफेसर हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं। बाकी मुझे लगता है कोई सवाल ऐसा जो नहीं दिख रहा है, जो आप लोगों ने कोई बहुत खास सवाल पूछा है। अंधभक्तों के बारे में क्या बोला जाए? मुझे लगता है कि जो लोग अंधभक्त नहीं है, अगर वे लोग भी अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाने लगे तो अंधभक्त तो थोड़े से लोग होते हैं। बुरे लोग हमेशा, हर वक्त बुरे लोग थोड़े से होते हैं, अच्छे लोग चुप होते हैं, इसलिए बुरे लोग हावी होते हैं। अंधभक्तों को लेकर के मेरी चिंता नहीं, मेरी चिंता उनको है, उनके साथ है जो भक्त नहीं है फिर भी कुछ नहीं कर रहे, वो बोल नहीं रहे, वो अपने आंखों के लिए नहीं जान रहे। बाकी मैं उम्मीद करता हूं कि अगर हम लोग कुछ सोच पाए, कुछ समझ पाए, तो हम कुछ एक नई दिशा खोज पाएंगे। असली सवालों को समझिए। किसी प्रधानमंत्री की कुर्सी चली जाएगी, आपके घर पे कुछ नहीं बीतेगा। कोई पार्टी कमजोर हो जाएगी, ताकतवर हो जाएगी, पता नहीं आपके परिवार में क्या उसका असर पड़ेगा। लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा, लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हो जाएंगी, तो फिर हम सब कमजोर हो जाएंगे। एजुकेशन पॉलिसी बदल दी जाएगी, तो ये हमारे असली मुद्दे हैं।
हम इस बात को सोचें कि हम अपने बच्चों को कौन सा हिंदुस्तान दे रहे हैं। 20 साल बाद वे बच्चे हमसे आंख में आंख डाल करके पूछेंगे कि आपके सामने जब एजुकेशन पॉलिसी चेंज हो रही थी, आपके सामने जब सारे पब्लिक सेक्टर को बारी बारी करके प्राइवेटाइज कर दिया गया, बेच दिया गया, आपके सामने जब आरक्षण छीना जा रहा था, तब आप क्या कर रहे थे? कहीं आप उन आंखों से को चुराते हुए ये न कहें कि आप चुप थे और आप इस साजिश में शामिल थे। सोचिए अपने बच्चों के भविष्य के लिए कि आपके असली मुद्दे क्या हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, रोटी, कपड़ा, मकान, ये हमारे मुद्दे हैं। अगर हम बहुजन तबके के हैं तो हमारे मुद्दे, असली मुद्दे ये हैं। संसाधन में हिस्सेदारी, संपत्ति में हिस्सेदारी, नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं सबको मिले। क्यों कोई नेता बीमार होता है तो मेदांता और एम्स जाता है और गरीब मर रहा है? क्यों किसी की बेरोजगारी में? जय शाह, इस देश के गृह मंत्री का बेटा, 1-1.5 साल में 50 करोड़ का जो है कंपनी खड़ा कर देता है। हमारे आपके बच्चों को क्या मिलेगा? तो ये मेरे सवाल है और मुझे लगता है कि इसका जवाब केवल ये है कि हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर झूठ जो पढ़ते हैं उसको पढ़ने से बचें, इतिहास की किताबें पढ़ें, हम टीवी देखना बंद कर दें। वो टीवी हमको नफरती और जहरीला बना रहा है। रोज हिंदू मुस्लिम करता है, वो हमारे सवालों को नहीं दिखा रहा है, बेरोजगारी, अशिक्षा, बीमारी पर नहीं बात कर रहा है, वो झूठ बोलता है। और अपने घर के माहौल में बच्चों की आंख में आंख डाल करके एक बार सोचें कि आपके असली मुद्दे क्या हैं। और जिन नेताओं ने वादा किया था, जिन नेताओं ने वादा पूरा नहीं किया, उनका कॉलर पकड़ के पूछें, तभी लोकतंत्र बचेगा, तभी हम बचेंगे, तभी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार बचेगा, तभी हम इस देश के सार्वजनिक संस्थानों को बचा पाएंगे। सब कुछ प्राइवेटाइज हो गया तो फिर क्या होगा? उन नेताओं को पकड़िए जो एक ट्रैक्टर खरीद के ले आया था इस वादे के साथ कि इस ट्रैक्टर को कभी बिकने नहीं दूंगा, लेकिन उसने बारी बारी इस ट्रैक्टर के पहिए बेच दिए, इसके इंजन बेच दिए, इसका स्टीयरिंग बेच दिया, इसकी चेसिस बेच दी और ढांचा लेकर के कहता है कि मैं ट्रैक्टर नहीं बिकने दूंगा। नेता दोषी नहीं है, दोषी हम हैं क्योंकि हमने इतनी छूट दे रखी। हमने चुना है ये भारत, इसलिए हम इसके शिकार हो रहे हैं। जिस दिन हम सड़क पर आ जाएंगे, जिस दिन हम अपने घर का माहौल बदल लेंगे, जिस दिन हम अपने घर में किसी नफरती बहस की बजाय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, रोटी, कपड़ा, मकान पर बहस करेंगे, साझा सांस्कृतिक विरासत पर बहस करेंगे, ये देश बच जाएगा। और सारी सुविधाओं पर हम ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व करेंगे कि हम एजुकेशन रिफॉर्म की तरफ जाएंगे, हम इकोनॉमिक रिफॉर्म की तरफ जाएंगे, क्योंकि लोग हैं, आइडियाज हैं, लेकिन उन सब आइडियाज को इंप्लीमेंट करने की जगह नहीं है और कॉरपोरेट पूंजी सब कुछ को कंट्रोल किए हुए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बातें आप लोगों तक पहुंची होंगी। मुलाकात के इस पेज पर एक बार आप सभी का आभार, आप लोगों ने मेरी बातें सुनी, और आयोजकों का आभार जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।